और शुरू में तो बड़ा इज़्ज़त इकराम मिला, उन्होंने मुझे बस की सीट पे बिठाया और थोड़ा आगे जाके उन्होंने मुझे बस के नीचे बिठा दिया। अब आप सोच रहे होंगे बस के नीचे कैसे? बस के नीचे एक उन्होंने जगह बनाई हुई थी डिग्गी, तो उसमें उन्होंने मुझे बिठा दिया और ये सारा कसूर है मेरी स्मार्टनेस का। वाह। इलाका बहुत खूबसूरत था, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत थी उधर की लड़कियाँ। हाँ माशाल्लाह, देखे ना, मैंने कोई नात नहीं पढ़ी, आप माशाल्लाह माशाल्लाह शुरू कर दिया, क्या कहने हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, समझ सकता हूँ मैं। आगे मैंने देखा कि एक बंदे थे, वो भी इसी तरह की गाड़ियों में, और इंतहाई गंदा लिबास उन्होंने ज़ेब-ए-तन किया हुआ, और उनके बाल देख के लग रहा था कि ये सालाना बुनियाद पे नहाते होंगे, उससे पहले नहीं नहाते होंगे। तो उन्होंने, मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायद अपने ऊँट पे हाथ रख के कसम खाई है कि हमने 1 साल से पहले तो नहाना ही नहीं ना। खैर उनके साथ गाड़ी में सफ़र किया, आगे चले गए, 3 घंटे मज़ीद गाड़ी चली। उधर जब हम गए तो उधर जाके फिर हमारी नई तश्कील हुई। फिर उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए मुझे कार की डिग्गी में बंद किया, और मेरे साथ मेरे जैसे 2 और दोस्त, यानी कि हम 3 दोस्त कार की डिग्गी में बंद हो गए। तो पता ही नहीं कि साथ वाली खाई कितनी गहरी है, अगर कोई गिरा तो क्या होगा। उधर रास्ते में ढांचे भी पड़े होते हैं ज़िंदा इंसानों, यानी इंसानों के। तो ज़ाहिर है जो रास्ते में मर जाता है, ना कोई उठाने वाला होता है, ना कोई फरियाद रस होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम राना जाहिद तुर्की वाला है और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा नाम है तुर्की वाला। आज तक आपने खोए वाला और मलाई वाला तो सुना होगा, लेकिन यकीनन तुर्की वाला नहीं सुना होगा। और ये सारी बातें करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब मैं उधर बैठा हुआ था तो उधर बैठ के सुनने में जो मज़ा आ रहा था कुछ भी नहीं था हो रहा, लेकिन इधर आके बोलना कोई इतना आसान नहीं होता। मेरा गला भी खुश्क हो रहा है और मुझे कुछ कुछ हो भी रहा है, और ये इनका कोई कसूर नहीं है इसमें, ये स्टेज का ही कमाल है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। मैं 2016 में तुर्की गया, इस्तांबुल, 3 साल उधर रहा। बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, तुर्की ज़ुबान सीखने का मौका मिला, सीखी भी। आप में से मैं पूछना चाहूँगा कितने दोस्त हैं जिन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा देखा हुआ है? अच्छा, और यकीनन आपने उर्दू ज़बान में देखा होगा, सही। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने अर्तुगरुल ड्रामा तुर्की ज़ुबान में देखा है, बगैर डबिंग के और बगैर किसी क्या लें कि सब टाइटल के। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट आपको उधर ले गया सन 2016 में जब मैं इस्तांबुल गया। बात असल में शुरू कहाँ से होती है, हाँ जी, ये मैं बताना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी, सबसे पहले सर के लिए तालियाँ, ये मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुनिए, बहुत शुक्रिया जी। हुआ ये कि सन 2012 का ज़माना था। मैं अपने घर से काम से घर आया हस्बे रूटीन, और मैं क्या देखता हूँ कि जब भी मैं घर आता था मेरी ज़ौजा मेरे दाएं बाएं जनाब उसी वक़्त मेरे एहतराम में खड़ी, और खाना वगैरह भी जनाब बड़े टाइम पे, चाय वगैरह भी। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी ज़ौजा उस दिन मुझे ना खाना पूछ रही है, ना मेरी तरफ मुतवज्जे हो रही है। तो मैं खुद ही मैंने उनसे कहा कि मुझे खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैं जाहिद आपको खाना देती हूँ, 1 मिनट ज़रा ना कमर्शियल आ ले। मैंने कहा या अल्लाह खैर, आज टीवी क्या ऐसी चीज़ टीवी में से निकल आई है कि मेरी ज़ौजा मेरी तरफ देख ही नहीं रही। तो इसके बाद अपनी वालदा को देखा, वो भी उसी ड्रामा देखने में मगन। अपने भाइयों को देखा, मेरा बेटा है मैं उसे देखूँ। मैंने कहा या अल्लाह खैर, इन पे कोई किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, क्योंकि काला जादू बड़ा आम पाया जाता है हमारे इलाके में। अच्छा, तो जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा एक ड्रामा लगा हुआ था जिसका नाम था इश्क़ ममनू। आप में से किसी ने इश्क़ ममनू देखा हुआ है? नहीं। अच्छा, मैं आपसे कहूँगा कि आप ना इश्क़ ममनू ड्रामा देखिएगा, तुर्की ज़ुबान का, तुर्किश का, और ये उर्दू में भी है। खैर, मैंने जब वो देखा तो मैं उसके सहर में मुब्तला हो गया। मैं वो ड्रामा देखता ही गया। उस ड्रामे में आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज़ थी। उस ड्रामे में एक तो इलाका बड़ा खूबसूरत था, साफ़ सुथरा, ना कोई कूड़ा ना कोई गंद। तो एक तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी क्या लें कि तवज्जो तलब थी, अहमियत की हामिल थी कि यार ये कौन सा मुल्क है जहाँ गांधी नहीं है, कोई कूड़ा ही नहीं है। इलाका बहुत खूबसूरत था, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत थी उधर की लड़कियाँ। हाँ माशाल्लाह, देखे ना, मैंने कोई नात नहीं पढ़ी, आप माशाल्लाह माशाल्लाह शुरू कर दिया, क्या कहने हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, समझ सकता हूँ मैं। हाँ, और ये माशाल्लाह ऐसे नहीं आपने कह दिया, आप
तुर्किश लड़कियां क्या आप इधर देख के भी माशाल्लाह ही कहते हैं क्योंकि नज़र नहीं लगती। खैर मैंने जब वो ड्रामा देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मेरे दिल से कहा निकली, कहते हैं ना दुआ एक कैफियत का नाम है। मैं तवज्जो चाहूँगा दोस्तों की, कहते हैं ना दुआ एक कैफियत का नाम है। मैंने उसी वक्त कहा काश मैं भी उधर होता। तो अल्लाह का करना हुआ 2016 में मुझे तुर्की जाने का मौका मिला और मैं पैदल तुर्की के लिए रवाना हो गया एक दोस्त से बात करके। अच्छा, अब मैं गुजरांवाला से लाहौर के लिए निकला और लाहौर से कोयटा के लिए रवाना हुआ बस में, और साथ मैंने एक बैग ले लिया मुजाहिदों वाला, उसमें थोड़े बहुत चने वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं इंसान को ज़िंदा रहने के लिए। जब मैं उधर कोयटा पहुंचा, एक अड्डा है उधर बस अड्डा सदाबहार, उधर जब मैं पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि कोई इस तरह मुझसे आंखें मिला रहा है, कोई इस तरह, वो होते हैं ना कुछ लोग जो आंखों से बातें करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बातें की, मुझे इशारा किया, मैं गया, उनकी बात सुनी। तो उन्होंने कहा किसके बंदे हो? मैंने कहा इरम का। समझ आइए आपको? इरम का। अपनी बीवी का नाम बताया ना था ना, क्योंकि हमारे पंजाब में शोहर को बंदा कहते हैं। तो उसे जेंट ने पूछा किसके बंदे हो? मैंने कहा इरम का। तो वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है एजेंट कौन है तुम्हारा? तो मैंने अभी नाम नहीं याद, मैंने उसका नाम बताया। उसने मुझे कमरे में बिठाया, खाना वगैरह खिलाया, लेकिन पैसे भी चार्ज किए, मुफ्ती नहीं था। अच्छा, तो खाना खिलाया उसने मुझे, 2000 रुपया पाकिस्तानी लेके, इतने ज़्यादा पैसे दिए, और वो ईरान के थे। खैर मैं सफ़र के लिए रवाना हुआ, उधर से फिर एक बस में बैठा, और शुरू में तो बड़ा इज़्ज़त इकराम मिला। उन्होंने मुझे बस की सीट पे बिठाया और थोड़ा आगे जाके उन्होंने मुझे बस के नीचे बिठा दिया। अब आप सोच रहे होंगे बस के नीचे कैसे? बस के नीचे एक उन्होंने जगह बनाई हुई थी डिग्गी, तो उसमें उन्होंने मुझे बिठा दिया, और ये सारा कसूर है मेरी स्मार्टनेस का। वाह! क्योंकि डिग्गी में मेरे जैसे स्मार्ट बंदों को ही बिठाते हैं, और उन्होंने मुझे उधर बिठा दिया। अब 3-4 घंटे के लिए मैं उधर बुक हूँ, मैं कहीं हिल नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। तो खैर उधर जब मैं पहुंचा, आगे रेगिस्तान का, बलूचिस्तान का इलाका शुरू हो चुका था। उधर हमारे एक दोस्त थे, हमारे तो नहीं, यानी उस टीम नेटवर्क का हिस्सा थे, रहमत बलोच साहब। उनके पास मैंने रात गुजारी। सुबह हुई, 500 रुपया उन्होंने मुझसे चार्ज किया। किस चीज़ का? एक रोटी और एक उन्होंने मुझे चाय का कप दिया। तो 500 रुपया उन्होंने चार्ज किया। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा अगर आपके पास नहीं है तो फिर हम आपसे नहीं लेते। पैसे मेरे पास थे, सबको पता होता है जब बंदा सफ़र पे निकलता। खैर उधर से फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाता है गाड़ियों पे। ये जो डबल केबन डाले होते हैं, उन्होंने हमें खड़ा किया, जिस डाले में मुश्किल 5 आदमी आते हैं, उन्होंने 25 आदमी खड़े किए, और अचानक से हमें कहा बैठ जाओ। तो कोई बैठा, कोई गिरा, कोई इस तरह। तो इधर कह लें कि मेरी स्मार्टनेस ने मेरा साथ दिया, मैं उधर ही घुस गया। तो जो गिरे उनको मार भी पड़ी। फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। रेगिस्तान का इलाका है, हम जा रहे हैं बड़ी रूटीन से जनाब, और गाड़ी कभी ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। उन्होंने ब्रेक लगानी नहीं है, मेरा ख्याल है होती नहीं होगी असल में, इसलिए नहीं लगाते। अच्छा, ऐसे जा रही है, नीचे जा रही है, हम गिर रहे हैं, हम जनाब बुरी तरह एक दूसरे को पकड़ा हुआ है हमने। तो दुआएं पढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कलमे 6 हैं ना, ये रास्ते में याद हो जाते हैं, सफ़र ही ऐसा है। तो खैर जैसे हम ने 4 घंटे का सफ़र किया, आगे रेगिस्तान में पड़ाव डाला, और 4 घंटे के लिए हमने उधर ब्रेक की। हम तो अपने खाने पीने में लग गए, लेकिन जो ड्राइवर था वो 4 घंटे मुसलसल कह लें कि उसने नशा जो है ना रूटीन से किया। उसने ऐसे नशा किया जैसे उस पर वाजिब था। तो उसने नशा वगैरह किया। दोबारा जब 4 घंटे के बाद हम चलने लगे तो मैंने कहा हज़रत गाड़ी आप चलाएंगे? उन्होंने कहा जी मैं ही चलाऊँगा। मैंने कहा मेरा तो बीमा ही नहीं हुआ, वो आप कैसे गाड़ी चलाएँगे? मेरी कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। तो उन्होंने खैर गाड़ी चलाना शुरू की। अब इधर से जो चीज़ एक बड़ी हैरान कुन थी, रात का वक्त था, तो उन्होंने लाइटें भी बंद कर दी। गाड़ी की लाइटें बंद है, रेगिस्तान में वो गाड़ी जा रही है बड़ी ख़तरनाक दुश्वार गुजार रास्तों से। मैं जा रहा हूँ उनके साथ ही, तो देखता क्या हूँ कि जनाब वो स्पीड कम किए बगैर जा रहे हैं। अब गाड़ी फिर 4 घंटे चली, एक जगह पे जाके हमें रोका गया और हमें उतार लिया गया गाड़ी से। उतार के फिर हमारा यहाँ से पैदल का सफ़र शुरू हुआ। पैदल का जैसे ही सफ़र शुरू हुआ तो हम जनाब पैदल चलना शुरू हो गए। उसमें तकरीबन उस काफ़िले में 800 आदमी थे। उन 800 में से मैं भी था, और भी 2-3 दोस्त मेरे साथ जुड़ गए उधर से। तो उन्होंने तकसीम किया होता है पूरे काफ़िले को, एक बंदा आगे होता है, 2-4 दरमियान में, 2-4 पीछे होते हैं। तो इसलिए होती हैं कि कोई बंदा पीछे ना रह जाए, थक जाते हैं ना लोग अक्सर।
तो खैर बंदा चलता जाता है और पीछे जो रह जाता है उसे तब पता चलता है जब पीछे से कोई आके छड़ी मारता है। और छड़ी भी हज़रत ऐसी जगह मारता है कि मैं इधर आप बड़े मंजबे में बता नहीं सकता आपको, आप समझ गए होंगे यकीनन। तो वो जब छड़ी लगती है तो इंसान भाग के आगे जाता है। अब जो मिडल वाला होता है वो भी छड़ी मारता है, वो भाग के और मज़ीद आगे चला जाता है। इसी तकदो में ना ईरान आ जाता है। ईरान का मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, आगे चले गए जनाब। तो क्या देखता हूँ कि तकरीबन 3-4 घंटे ईरान में मैं पैदल चला। आगे मैंने देखा कि एक बंदे थे, वो भी इसी तरह की गाड़ियों में, और इंतहाई गंदा लिबास उन्होंने ज़ेब-ए-तन किया हुआ, और उनके बाल देख के लग रहा था कि ये सालाना बुनियाद पे नहाते होंगे, उससे पहले नहीं नहाते होंगे। तो उन्होंने, मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायद अपने ऊँट पे हाथ रख के कसम खाई है कि हमने 1 साल से पहले तो नहाना ही नहीं ना। खैर उनके साथ गाड़ी में सफ़र किया, आगे चले गए। 3 घंटे मज़ीद गाड़ी चली। उधर जब हम गए तो उधर जाके फिर हमारी नई तश्कील हुई। फिर उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए मुझे कार की डिग्गी में बंद किया, और मेरे साथ मेरे जैसे 2 और दोस्त, यानी कि हम 3 दोस्त कार की डिग्गी में बंद हो गए। जब कार की डिग्गी में हम बंद हुए तो सांस घुटने लगा। फिर अंदर से मैंने को रबड़ होते हैं डिग्गी के, वो निकाले, सांस लेना शुरू किया। तो खैर गाड़ी चलती गई। इसी तरह मैं तेहरान पहुंचा। तेहरान पहुंचने के बाद फिर इसी तरह मैं आगे तेहरान से फिर मैं निकला। एक माको पहाड़ी है। हज़रत ये थोड़ा सा को माइक नहीं मसला कर रहा जैसे हज़रत ये क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं किया था। उफ, पेट में तो नहीं। फिर क्या हुआ? आपने कुछ किया है? कुछ नहीं किया भाई। हाँ किया है। कुछ भी नहीं। आपका पाँव मेरे पाँव पे था, पीछे हो जाए। अच्छा, तो वो हुआ ये मैंने माइक सही करने के लिए बुलाया, आपने ये क्या कर दिया? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जब हम माको पहाड़ी पे पहुंचे तो उधर से फिर हमारा पैदल सफ़र शुरू हो गया। आपकी तवज्जो है दोस्तों की? जी तवज्जो है कि नहीं? आए, मैं इधर से शॉर्ट कर गया हूँ, और डिग्गी में असल में बिठाते ही मुझ जैसे नौजवान का ना। सही। तो मैंने बहुत कम खाना खाता हूँ, इसीलिए कि मैं ज़रा फिट रहूँ, स्मार्ट रहूँ, लेकिन उधर मुझे लगा कि मैंने गलत किया। तो मैडम हमों का बड़ा पसंद है, बहुत शुक्रिया मैडम। तो खैर उधर से फिर जब हम निकले रात के 2 बजे और पैदल चलना शुरू कर दिया। ये सफ़र इंतहाई दुश्वार गुजार था, और मुझे बड़ा डर भी लगे, रात का वक़्त था, और मुझे थोड़ा सा आगे जाके डर भी ख़त्म हो गया, खौफ भी ख़त्म हो गया, और अपना आप तो भूल ही गया वो, क्योंकि उस मजमे में बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं। तो मुझे फिर अपना भूलना ही था। मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया कि या अल्लाह को पहाड़ी से ना गिर जाए, और इतनी बुलंदो बाला पहाड़ियाँ, फलक बोस, तो पता ही नहीं कि साथ वाली खाई कितनी गहरी है, अगर कोई गिरा तो क्या होगा। उधर रास्ते में ढांचे भी पड़े होते हैं ज़िंदा इंसानों, यानी इंसानों के। तो ज़ाहिर है जो रास्ते में मर जाता है, ना कोई उठाने वाला होता है, ना कोई फरियाद रस होता है। तो ये सारा मामला खैर चलता रहता है। मेरे लहजे में आपको शायद पंजाबी एक्सेंट नज़र आ रहा हो, असल में मैं पंजाबी हूँ, और उर्दू मैं बड़ी मजबूरी से बोलता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा शायद आपको मसला लगे। खैर उन पहाड़ियों पर मैं चलता रहा, पैदल चला। मेरी गुजारिश है कि तवज्जो न रखें, गुफ्तगू ही बड़ी अहम बात बता रहे हैं। तुर्की पैदल गए हैं और जो सफ़र किया है, आखिर में आपको एक नसीहत मिलने वाली है कि हमें आगे क्या करना है। प्लीज़ सही, तालियां। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों की मोहब्बत का। खैर उधर से जब सफ़र शुरू हुआ तो मैं देख रहा हूँ ख़वातीन, बच्चे, सफ़र शुरू हो गया। मेरे पास बैग था, उसमें जितना भी सामान था मैंने वो बांट दिया। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा को सखी हूँ, इसलिए कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, और पैदल चलते हुए मुझे तकरीबन 3-4 घंटे हो गए। सुबह की किरण जब निकली तो तुर्की का बॉर्डर आ चुका था। मैं तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर गया। हर बंदा कोई तार के नीचे से गुजर रहा है, कोई कहाँ से गुजर रहा है। मैंने दूर से ही बैग भी फेंका, जैकेट भी उतार के फेंकी, और जनाब जंप किया तार के ऊपर से दूसरी तरफ, तुर्की में दाखिल हो गया। तुर्की जब चलता गया तो तुर्की का पहला शहर आया दोगो ब्याज। उधर जब मैं जाके रुका तो उन्होंने हमें जहाँ जानवर बांधते हैं उस कमरे में बंद कर दिया। और आपको एक चीज़ की हैरानी होगी कि मैं गुजरांवाला से तुर्की में दाखिल हो गया हूँ अब तक, लेकिन अभी तक मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। वो किस लिए कि उस वक़्त ये नेटवर्क हुआ करता था कि आपने पैसे तुर्की पहुँच के देने होते हैं। खैर मैं तुर्की चला गया। उधर जब पहुँचा तो उन्होंने उसी वक़्त कहा कि जी हमने आपकी बड़ी सेवा की है, बड़ी खिदमत की है, लिहाजा अब आ गया कि आपको कैश किया जाए।
उन्होंने वो जो चेक था 1.5 लाख में मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया और साथ ही उन्होंने जैसे पता नहीं इधर है कि नहीं, ऐसा पंजाब में होता है कि थानों में ना वो मारने के लिए एक छितर सा होता है, बड़ा सा जूता सा, तो उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। तो इस तरह की उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई थी, डंडे उनके पास बड़े बड़े थे, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी टेपें लपेट के बड़ी शान शौकत से उनको रखा हुआ था। वो किस लिए कि जिनके पैसे लेट हो जाते हैं या जो नहीं दे पाते, कम होते हैं, उनको फिर उन डंडों से ना उनकी खातर की जाती है और फिर बंदा कहता है कि अम्मा मेरे हिस्से का वो जो प्लाट है ना वो भी बेच दो, वो जो मेरा ऊँट है ना वो भी बेच दो और इनको पैसे दे दो, देने पड़ते हैं। खैर ये उनका तरीक़ाकार होता है। तो खैर उधर मैंने पैसे दिए, उन्होंने मुझे रख के वो 2 दिन उन्होंने रखा और उसके बाद खैर इस्तांबुल का सफ़र शुरू करवा दिया। मुझे गाड़ी में बिठाया गया और तकरीबन 24 घंटे गाड़ी चली और मैं इस्तांबुल में दाखिल हो गया। खैर ये तब की बात है 2016 की, जब कोई पूछने वाला नहीं था। तब दोनों मुल्कों के मुआहदे हुए थे कि आपने हमारे किसी बंदे को कुछ नहीं कहना है, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी मुश्किलात का सामना रहा मुझे, लेकिन ये था कि अगर किसी ने देखा भी या फ़ौजी ने तो उसने हमें अपना भाई समझते हुए मुझे कुछ नहीं कहा, जाने दिया। खैर जब इस्तांबुल में पहुंचा तो उधर जाके मैं क्या देखता हूं कि ना मुझे पता कि मशरक़ किधर है, ना मुझे पता कि मगरिब किधर है। मैं बड़ी अपनी जनाब बाहर निकल के सबसे पहले मैंने उसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश? वो कहता योक सादा जे तुर्किया कौनशोरम। यानी मुझे लगा कि इधर इंग्लिश भी नहीं किसी को आती। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, किसी को इंग्लिश नहीं थी आ रही उधर। तो मैं बड़ा हैरान कि यार इंग्लिश ये यूरोप का हिस्सा है, ये तो इंग्लिश नहीं कोई भी बोलता, और हमने इंग्लिश ऐसे अपने ऊपर वाजिब की हुई है जैसे इशा की नमाज में मुफ्ती साहब 3 वितर होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान कि यार ये क्या बात है, इन्हें इंग्लिश आनी चाहिए। खैर इंग्लिश नहीं किसी को आती थी। मैं खैर घबराते हुए किसी गाड़ी में बैठा और अपनी मंजिल पे पहुंचा और उधर जाके फिर मैं ढूंढूं कि मुझे को काम मिल जाए। रास्ते में मैं 1.5 लाख रुपया दे चुका था। जिनके पास गया उन्होंने मुझे एक वक्त का खाना खिलाया और मुझसे 500 लीरा तलब कर लिया। मैंने कहा 500 लीरे का तो खाना नहीं आता। उस वक्त पाकिस्तान के 15,000 रुपये तकरीबन बनते थे। खैर उन्होंने कहा कि राना साहब पैसे आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो जो डंडे आप दोगो ब्याज में देख के आए हैं हमने भी रखे हुए हैं और इसी काम के लिए। खैर मुझे वो भी पैसे देने पड़े। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं उधर पहुँच गया इस्तांबुल की, मैंने रौनक देखी, बर्फ़ पड़ी हुई थी और सर्दी का ये आलम था। ये जो अभी दिसंबर का महीना है, इन दिनों में मैं सफ़र में था तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि टूटी से पानी की बजाय बर्फ़ निकल रही होती थी। और इसी वजह से मुझे उधर से भी गुज़रने का मौका मिला जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। जानते हैं आप दोस्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का किस्सा सुना हुआ है आप दोस्तों ने? ज़रा हाथ खड़ा कीजिएगा किन किन ने सुन रखा है। सही। उस कश्ती, वो जो कश्ती जिस पहाड़ पे है उसके करीब से मैं गुजरा हूँ, लेकिन मुझे पता बाद में चला कि इधर कश्ती अगर होती तो शायद मैं चला ही जाता। खैर फिर उधर मैं रहा, काम ढूंढने निकला तो काम नहीं था मुझे मिल रहा। मुझे फिर किसी अल्लाह के बंदे ने मेरे कान में एक आवाज़ दी कि आपको अगर काम चाहिए तो आपको ज़ुबान सीखना पड़ेगी, इसके बगैर आपको काम नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह थी कि इंग्लिश किसी को नहीं उधर आती। मैं आप दोस्तों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ तवज्जो चाहूँगा। जो ऊपर मेरे दोस्त बैठे हैं ज़रा थोड़े से मतवज्जो हो जाएँ और खेल कूद ज़रा बंद कर दें, मोबाइल आपने चलाते ही रहना अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, बात शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये जो साहब खड़े हैं हमारे सामने, ये हैं आरफ वीडियो वाला। ये सर रेहान अल्लाह वाला साहब के सबसे पुराने शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। तो जितनी भी वीडियोज़ आती हैं ये बनाते हैं, इनके लिए एक ज़रा ज़ोरदार तालियाँ बजा दें। सही। आपको देख के लग रहा होगा ये श्रीलंका के हैं, बाकी ये पाकिस्तान के हैं। इनकी रंगत पे नहीं जाना, इधर के हैं माशाल्लाह। तो मैंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा, यानी तस्वीर लेना, वीडियो शीडियो ये वो। तो जब मैं उधर पहुंचा फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैंने काम शुरू करना है, तो इसके लिए मुझे ज़ुबान सीखना थी। मैंने ज़ुबान सीखी कापी पेंसिल ले के, और गूगल ट्रांसलेटर का मैंने इस्तेमाल किया। उस दौर में काम मुझे मिल गया होम डिलीवरी का, उसके लिए मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया। मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा होता था। इस्तांबुल में बैठे बैठे मैं क्या देखता हूँ कि अभी तो कोई मुझे मिल नहीं रहा जिनको मैंने शख्सियात को मैंने टीवी पे देखा, ड्रामों में देखा। ना उधर मुझे इश्क़ ममनू वाली बीतर नज़र आए, ना उधर इश्क़ ममनून वाला बहलूल नज़र आए। जिधर भी जाऊँ बस परेशानी, तंगदस्ती, मोहताजी नज़र आई। क्योंकि मेरी तरह के और भी कई पाकिस्तानी थे जो बीतर के लिए तो नहीं थे गए, लेकिन अपने किसी मकसद के लिए गए हुए थे। तो उनकी परेशानी भी मेरे सामने।
फिर खैर मैंने उधर ज़ुबान सीखी, काम ढूंढा। काम ढूंढने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा होता था, ऑर्डर आता था तो मैं चला जाता था, वरना मैं उधर ही रहता था। अब मैं आप दोस्तों की तवज्जो चाहूँगा। भाईजान आप भाईजान जैकेट वाले, माशाल्लाह आपकी जैकेट अच्छी है। टर्मिनेटर 2 में आर्नल्ड जो श्वार्ज़नेगर है उन्होंने ये पहनी है, इस पर गोली असर नहीं करती। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरी बात ज़रा सुन ले। मैं उधर था जब, आपसे मुखातब हूँ, तो मेरे पास वक्त था, मैंने फ़ेसबुक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फ़ेसबुक इस्तेमाल करते करते कासिम अली शाह साहब को मैंने बहुत सुना, हमारे लाहौर के हैं, बड़ी उनकी बातें सुनी और उनकी बातें इतनी मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई कि मुझे ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ मिली। जिनमें से एक चीज़ ये थी कि उधर के तुर्क में ना कुर्द कौम है वो होती हैं, तो वो ज़रा काफ़ी फितना फसाद को पसंद करते हैं। मेरा उनसे 1-2 दफ़ा सामना हुआ, मैंने वो कहते थे हम कुर्द हैं, मैं कहता था मैं राजपूत हूँ, तो अक्सर मैं डिस्टर्ब ही रहता था, लेकिन उनके साथ लड़ाई झगड़े मेरे अक्सर रहते थे। कासिम अली शाह साहब की एक बात किसी एंकर ने पूछा उनसे कि सर कोई नसीहत फरमाए। उन्होंने एक चीज़ कही कि बंदे को अपने से ज़्यादा जो बड़ा होता है ना उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो वो बात जब मेरी समझ में आई तो मैंने कहा यार ये पंगा जो मैं लेता हूँ इसके लिए मैं हर टाइम अलर्ट भी रहता हूँ, देखता हूँ कि कुर्द उधर से ना आ जाए उधर से, तो ये मसला मुझे होता था। खैर मैंने महसूस किया कि मुल्क उनका है, मुझे उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। मतलब ये कि उनकी एक बात मेरे लिए इतनी फ़ायदेमंद साबित हुई कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ बढ़ गई। उसके बाद मैं उधर ही था, कासिम अली शाह साहब के साथ साथ और भी मोटिवेशनल स्पीकर थे, सुनना शुरू हो गया। एक दिन क्या मैं देखता हूँ कि हमारे इमरान खान जो वज़ीर आज़म है, इमरान खान नियाज़ी साहब, वो वज़ीर आज़म बने, उनको भी थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी आप मुर्गियाँ पालें। यकीनन आप दोस्तों को याद होगा ये सब कुछ, जब उन्होंने ये ऐलान किया था मुर्गियाँ पालने वाला। कितने दोस्त हैं जिनको ये याद है? यकीनन आप भी माशाल्लाह उन्हीं के फॉलोअर हैं। अच्छा, तो जब उन्होंने कहा मुर्गियाँ आप पालें, तो मैंने मुर्गियाँ पालने के हवाले से मैंने कहा किस तरह क्या होता है। मैंने मुर्गियों के हवाले से जब एक वीडियो सर्च की यूट्यूब पे, तो मेरे सामने एक नौजवान आया मेरी तरह, उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई, दाढ़ी भी मुझसे थोड़ी सी बड़ी, हमारे ये जो कपड़ी साहब हैं इनकी जैसे दाढ़ी उनकी। तो उन्होंने क्या कहा जी ये खुड्डा है, और आप खुड्डा उसे कहते हैं जिसमें हम मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं, पंजाबी में खुड्डा कहते हैं, मुझे सिंधी का नहीं पता। अच्छा, उन्होंने उस हवाले से इस हवाले से एक वीडियो जनाब बनाई, मैंने वो देखी। देखने के बाद मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन उनकी एक वीडियो सामने आ गई मेरे, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले खुड्डे का जिक्र किया, दूसरे दिन उन्होंने किसी अली हसन नामी शायद लड़का था उसको ले आए। उसने कहा कि जी ये महीने का आप 20 से 25 लाख रुपया कमाते हैं, और उम्र है सारी 19 साल कि शायद 21 साल उनकी उम्र थी। मैंने कहा छोड़ दो सब कुछ, खुड्डा भी छोड़ दो और कबूतर भी छोड़ दो, ये बात सुन लो। तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि ये सारा कुछ मुझे आना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने फिर और भी कई सारी वीडियोस देखी, और जिस नौजवान की मैंने वीडियो देखी उनका नाम था आज़ाद चाय वाला। उनके नाम पे ताली चाहूँगा आप दोस्तों से। आज़ाद चाय वाला भाई की जब मैंने वीडियो देखना शुरू की तो उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया। चैनल सब्सक्राइब किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर मुझे आराम से नहीं बैठने दिया। बड़े माशाल्लाह वो क्या लें कि एक्टिव किस्म के आदमी हैं। आज़ाद चाय वाला और हमारी मैडम हैं एक महताब, इनकी दो चीज़ें बड़ी मुशाबे हैं। वो ये कि ना ये हमें आराम से बैठने देती हैं और ना आज़ाद चाय वाला। मैडम के लिए ताली चाहूँगा आप दोस्तों से। सही। तो इसके साथ शाहिद हुसैन जोइया साहब हैं पंजाब के। कौन कौन दोस्त उनको जानता है? कोई नहीं जानता? ये एक दोस्त जानते हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा शाहिद हुसैन जोइया साहब कौन है, नहीं तो यूट्यूब कीजिएगा। अच्छा, उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया, उनको जानना शुरू हुआ। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ बड़ी तेज़ी से। आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा मैंने वक्त लिया पहले, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म कर दूँ बात। उनका मैंने चैनल सब्सक्राइब किया, उनकी बातें सुनना शुरू कर दी, तो वक्त गुज़रता गया। आज़ाद चाय वाले को मैंने इस तरह फॉलो किया कि जैसे बस यही कुछ रह गया दुनिया में। उसकी एक वजह थी कि उनकी बातें, और वो बातें करते थे जो मुझे अच्छी लगती थी और मेरे लिए थी काम आदमी की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप भी उनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। खैर, मैंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा तो इनसे मैं मुलाकात ज़रूर करूँगा। उन दिनों वो लंदन में थे। खैर, शाहिद जोइया साहब, ये सारे इन सब बंदों को मैंने बड़े गौर से सुना। और वैसे तो ज़्यादातर ये था कि जब तक मैंने इनको नहीं था सुना, मैं कुमार सानों के दुखी दुखी गाने, गमों के साए, देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, इस तरह के बड़े मैंने गाने सुने और अपना वक्त ज़ाया किया। और अक्सर पाकिस्तानी उधर जाके भी कुछ नहीं कर पाते, ज़ुबान नहीं सीख पाते। उसकी वजह क्या होती है
कि मोबाइल को उन्होंने समझा हुआ है कि सिर्फ यहाँ तो ये वो नागिन वाला ड्रामा दिखाता है और यहाँ ये कोई दुखी सा गाना हमें सुनाता है। हर बंदा अपने इलाके के हिसाब से गाना सुन रहा होता है, कोई अकरम राई को, कोई सुल्तान राई को, ये वाले मामला थे। तो ये सारी चीज़ें खैर मुझसे दूर रहीं, किस लिए कि मैंने बड़े टाइम पे एक अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ था। उनको सुनते सुनते जब काफ़ी अरसा गुज़रा, उधर मैंने आपको लगेगा नहीं जिम भी ज्वाइन किया, उधर मैंने जनाब यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट कर लिया, सब कुछ इधर से ही देख के। तो इसी दौरान मेरा काम चलता रहा। 3 साल मेरे गुजर गए। 3 साल और 1 दिन हुआ मैं इस्तांबुल में ही था, वापस आ रहा था काम से अपने घर कि मेरे जिम से यानी काम से फ़ारग होकर जिम गया। उधर से जब वापस आया तो मैंने एक हाथ में दूध और एक हाथ में खजूरें पकड़ी हुई और मैं आ रहा हूँ जाके जी मैं शेक पीऊँगा। इतने में एक पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। क्यों कि पूछा तुम कौन हो, क्या करते हो, पासपोर्ट, मैंने कहा वो भी नहीं, आईडी कार्ड, मैंने कहा वो भी नहीं। उन्होंने कहा फिर चलो आ जाओ, हम तुम्हें ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ शायद तुम्हारी कुछ रहनुमाई हो सके। यानी थाने ले गए मुझे। थाने ले गए तो थोड़ा थोड़ा करते उन्होंने मुझे कहा अभी छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं। वो मुझे ईरान की तरफ ले गए, तुर्की का दूसरा शहर है आर, उधर तक वो मुझे ले गए। उधर जाके फिर वो छोड़ने वाले नहीं थे, मुझे अंदाज़ा हो चुका था। सबसे पहले मैं था उधर, उसके बाद इतना मजमा लगा कि तकरीबन कुछ 400-500 बंदा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। वो बंदे इकट्ठे करने के बाद उनमें से कोई उन्हें बात करने के लिए चाहिए था, तो बात करने वाले बड़े ऐसे लोग थे जो मुझसे बेहतर तुर्की ज़ुबान बोलते थे, लेकिन जब पुलिस वाला आता था, फ़ौजी आता था, तो उसके सामने बोल नहीं पाते थे। खैर सिलेक्शन होगी मेरी, मैं उधर तर्जुमान मुकर्रर हो गया, पाकिस्तानी ट्रांसलेटर जो पाकिस्तानी और तुर्की लोगों की बातचीत करवाता था। उधर से अदियामान से आर से नहीं, माफ़ी चाहता हूँ मैं थोड़ा भूल गया, अदियामान एक शहर है, उधर लेके गए। उसके बाद हमें वो आर लेके गए। आर जब मैं पहुँचा तो उधर एक बिल्कुल नई जेल थी 0 मीटर, उसका फीता उन्होंने मुझसे कटवाया क्योंकि मैं उनका तर्जमान था। इस बात पे तालियां हो जाए ज़रा। सही, उन्होंने मुझसे उस जेल का इफ्तिताह करवाया, फीता कटवाया और मुझे होश गेल्दिनीज़ कहा, यानी कि वेलकम कहा। मैं गया, देखा बड़ा अच्छा सफाई का इंतज़ाम, बड़ा अच्छा खाना भी टाइम पे मिलता था, सब कुछ। हमारे कुछ दोस्तों का तो दिल ही लग गया कि नहीं जी अब हम जाने वाले नहीं हैं। तो एक पठान था, वो कहता था इतने प्यार से तो अम्मी भी नहीं उठाती जितने प्यार से ये उठाते हैं, खाना भी देते हैं। तो कोई वापस आने के लिए तैयार नहीं था। तो खैर मैंने फैसला किया कि वापस जाना है। उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया और हमारे पाकिस्तानी उस जेल में जाके अक्सर बीमार ही रहते थे और मुझे बड़ी मुशक्क़त का सामना होता था। मैंने उन लोगों के फ़ोन करवाने होते थे। फ़ोन के बावजूद मुझे एक चीज़ बार बार सुनने को मिलती थी कि राना साहब हमने डॉक्टर के पास जाना है, हमने डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने कहा आपको कौन सी ऐसी बीमारी लाहक हो गई है? और अक्सर ये बीमारी नौजवानों को लाहक होती थी। क्यों कि वो जो डॉक्टर थी ना, वो डॉक्टर नहीं थी, यानी कि एक तुर्किश बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की थी और इसी वजह से पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। तो जब उधर जाते उनके पास तो उन्हें कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी बुखार है। अब मुझ पे बात आई है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। -40 दर्जा हरारत था और मैंने उन लोगों को सिगरेट भी पिलवाने होते थे बाहर निकाल के, सारा कुछ। मुझे भी ठंड लग गई। जब मैंने फ़ोन किया, मैं दर्द से तड़प रहा था, मेरी इधर पसलियों में बड़ी दर्द ठंड की वजह से। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने रेस्क्यू गाड़ी बुलवाई। देखिए बात वही आ गई ना, जब रेस्क्यू गाड़ी में से एक खातून उतरी, उन्होंने जितने प्यार से आके मुझसे पूछा आपको क्या हुआ है, क्या मसला है, तो मुझे भी तकरीबन दर्द भूल ही चुका था। मैंने कहा जी कुछ नहीं, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि हमने कभी ऐसी औरतें देखे नहीं है। अक्सर हमारे मौलवी कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे, हूरें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। एक मौलवी साहब इसी तरह, एक छोटी सी बात है अर्ज़ करता चलो, एक मौलवी साहब इसी तरह किसी को कह रहे हैं, अंग्रेज़ को, पेरिस का कोई गोरा था, उसको कह रहे हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ, जन्नत। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा जन्नत में जाओगे, फिर क्या होगा? उधर तुम्हें हूरें मिलेंगी। उसने कहा अगर ना हो तो उसने कहा फिर तुम्हें चुड़ैलें मिलेंगी। उसने कहा अब हूरों की क्या तारीफ़ है, हूरें कौन होती हैं? उसने कहा जो तुम्हारे पास है। उसने कहा चुड़ैलें कौन होती हैं? उसने कहा जो हमारे पास है। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे जो जहन है ना, ये उधर बड़े जाके ना खुल जाते हैं। तो अक्सर वो, क्योंकि यूरोप था तुर्की, अक्सर वो अपने कामों में मशगूल होते थे और पाकिस्तानी जाते जाते ऐसे ही रुक जाते थे। और जब वो कहते थे ने बकी और सुन, हैं भाग जाओ, क्या देख रहे, तो फिर भागते थे। अक्सर मुझे कहते थे और राना साहब वो तो देखो, मैं कहता था नहीं ठेडा लग जाएगा, गिर जाएंगे, देखना नहीं है। तो खैर ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई। तो डॉक्टर के पास जाने की जो वजह थी पाकिस्तानियों की, वो भी मैंने अर्ज़ कर दी, आपने सुनी।
सारा कुछ हो गया। उन्होंने हमारी ये बीमारियों को देखते हुए हमारे जनाब आउटपास बनवाए, और जो सफ़र मैंने 15 दिन पैदल चल के भूख प्यास में और सारियां दुश्वारियां जो मैंने काटी थी, वो 15 दिन का सफ़र उन्होंने सिर्फ 4.5 घंटे में हमारा कंप्लीट करवाया और मुझे इधर इस्लामाबाद ले आए। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि यार सफ़र तो 4.5 घंटे का था, मैं अगर 15 दिन में पहुंचा हूं तो यकीनन मैंने रास्ता गलत इख्तियार किया था। क्यों मौलवी साहब, ऐसी बात है ना। तो साबित ये हुआ, बजा दे ताली, बजाएं बजाएं, भाई का साथ देंगे। शुक्रिया, आप मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं, माशाल्लाह बड़े होनहार आदमी हैं। अच्छा, तो लोगों ने खैर मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि रास्ता मैंने गलत इख्तियार किया, मंजिल गो कि मेरी वो थी, इसलिए मैंने 4.5 घंटे का जो सफ़र है वो 15 दिन में और भूख और प्यास के शिद्दत के आलम में किया। जब पाकिस्तान आया कुछ देर तक पैसे थे, वक्त अच्छा गुजरा, कोरोना भी आ चुका था। उसके बाद मैंने फिर इंटरनेट का इस्तेमाल किया, लेकिन यह है कि कोरोना के साथ साथ इंटरनेट की सर्विस अच्छी आती रही मेरे पास। मैंने एक और साहब देखे जिनका नाम मैं लेना ज़रूरी समझूंगा, हिशाम सरवर साहब। उनको मैंने जब सुना तो उन्होंने वो वाली बातें की कि हाँ जो आपने देखी थी वीडियो 25 लाख वाली, भाई को मेरी बात समझ आ रही है, यकीनन ये इनकी तवज्जो से लग रहा है। तो मैंने जब उनकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि ये वाकई 20 से 25 लाख रुपया कमाने में मेरी मदद कर सकते हैं। क्यों कि उनकी जो नीश है, जो उनका मकसद है, वो मुझे समझ आ रहा था सारा। जो दोस्त उन्हें आप में से कौन जानते हैं हिशाम साहब को? जी, हिशाम भाई माशाल्लाह बड़े प्यार वाले इंसान हैं। तो मैंने फिर उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अच्छा, इन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो बड़ी मुश्तरक थी, जो काफ़ी मिलती जुलती थी, वो मैं अब आपसे अर्ज़ करूँगा। आज़ाद चाय वाला साहब का मैंने जिक्र किया तो वो भी अक्सर अपनी वीडियोज़ में किसी एक शख्सियत का जिक्र करते थे, और इसी तरह एक और साहब हैं हिशाम साहब, उनका जब मैंने देखा तो वो भी किसी एक ही शख्सियत का जिक्र करते थे। ये सारी बातें मैं सुन सुन के काफ़ी थक चुका था कि यार आखिरकार वो शख्सियत कौन है। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने चैनल जो यूट्यूब का है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से चला पाऊँ। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, आप सभी दोस्तों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, जैसे शाहरुख कारोबार वाला साहब हैं, जैसे और भाई हैं, तो आपने काफ़ी तालियां बजाई। मैं अच्छी बातें तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप तालियां बजा दें। आप में से शुक्रिया। इससे ये होता है कि आप ज़रा एक्टिव रहते हैं, जागते रहते हैं। सही। तो इन सब की बातों में जो एक बात थी, मैं ख़वातीन से भी गुजारिश करूँगा ज़रा गौर फरमाइएगा। आज़ाद चाय वाला अक्सर किसी एक शख्सियत का जिक्र करता था, उसके अलावा कासिम अली शाह साहब भी एक ही शख्सियत का जिक्र करते हैं, हिशाम भाई भी। तो ये सारे वाक़यात देखते देखते जब मैंने यूट्यूब चैनल का सोचा कि इसे बेहतर किया जाए, एक मेगा सक्सेस एक यूट्यूब चैनल है, मैंने वो सब्सक्राइब किया। उसमें है मीर शकील अहमद साहब। मीर शकील अहमद साहब को जब मैंने सुना तो इसमें उन्होंने जिक्र कर दिया कि आप कासिम अली शाह साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें। अब फिर उन्होंने भी उसी शख्सियत का जिक्र किया, तो मैंने कहा आज सारे तजस्सुस तोड़ दो, आज सब कुछ छोड़ दो, आज उस शख्सियत को जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो कौन है। तो उन्होंने जिस शख्सियत का नाम लिया वो मैं आपकी और अपनी भरपूर तालियों में बताता चलूँ, सर रेहान अल्लाह वाला साहब। आज़ाद चाय वाला अक्सर बताते थे हमने रेहान भाई से सीखा है, हमने रेहान भाई से सीखा है। हमारे एक ही उस्ताद हैं, जिन दिनों हमने सीखना शुरू किया तब सिखाने वाले एक ही थे। तो वो रेहान भाई कहते थे, जब मीर शकील साहब ने बात की कि रेहान अल्लाह वाला, तो मैंने कहा यार ये लगता है वही रेहान है, ये अल्लाह वाला कह रहे हैं। मैंने जब सर्च किया तो उन्हीं की एक वीडियो मैंने देखी सर के मुतल्लिक। मैंने फिर सर को जब देखा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसी लम्हे मैंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, इनके कोर्सेज थे, इन्होंने बताया, जैसे मैं हुमा थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, कोर्स नंबर 1 का आपने सुना। उस कोर्स नंबर 1 की क्या करामात थी कि मैंने उस कोर्स को घर बैठे इनसे मिलने से पहले ही शुरू कर दिया। और उस कोर्स में एक चीज़ थी कि मैंने अपना उसको, वो कोर्स बज़ाहिर तो आधे घंटे का था, लेकिन उस कोर्स को मैंने करना था, उसमें कुछ स्टेप्स थे, लेकिन सर का हुक्म था। जनाब आपकी तवज्जो चाहूँगा, भाईजान साथ जो सर बैठे हैं इन्हें ज़रा मुखातब कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा, आप माशाल्लाह बड़े प्यार वाले लग रहे हैं मुझे। अच्छा, तो उस कोर्स में सर ने शुरू में क्या दिया कि आप तब तक आगे ना जाएं जब तक आप अपनी वीडियो ना देख लें। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स को शुरू किया। उसमें एक इंट्रोडक्शन करवाना होता है अपना 1 मिनट का। वो 1 मिनट का इंट्रोडक्शन मैंने बड़ा सोच के बड़े गौर से लिखा। ये वो चीज़ है जो मैंने लिखी। उस वक़्त मुझे असल में ना लिखना भी नहीं आता, मैं सिर्फ 5 जमातें पढ़ा हुआ हूँ,
तो ये मैंने बड़ी इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया, दूसरा भी इस्तेमाल किया उर्दू का। तो ये चीज़ मैंने तैयार की, लिखी, सारा कुछ किया, लेकिन वो वीडियो मैं बनाई मैंने 1 मिनट की। आज तक मैं वीडियो वो फेसबुक पे, यानी आज से पहले तक मैंने वो फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सका, वाल पे नहीं लगा सका। उसकी वजह थी जो इंसान के अंदर एक डर होता है। खैर, उस कोर्स को करते करते जब ये सारे मामलात मैंने देखे, ये कामयाबी के जो मराहल है तय करता गया, थोड़े ही दिन बाद एक पोस्ट आती है कि रेहान अल्लाह वाला साहब के बेटे हैं अब्दुल्ला रेहान अल्लाह वाला, उनकी शादी है इस्लामाबाद में। मैं वो शादी अटेंड करने के लिए चला गया। उन्होंने लिखा हुआ था कि दावत आम है। जब खैर मैं उनके पास गया, सर के पास, तो जाके मैं मिला, इनसे बातचीत की। इन्होंने बड़ी प्यार किया, शफकत फरमाई, और मेरा एक छोटा सा इन्होंने इंटरव्यू कर दिया, जैसे ये माशाल्लाह हर इंसान का करते हैं, उसको आगे लेके आने के लिए। तो भाईजान जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो वो इंटरव्यू तकरीबन 4 से 5 मिनट का था, और मेरी हालत ये थी कि मैं काँप रहा था डर के मारे। तवज्जो चाहूँगा दोस्तों कि काँप रहा था मैं डर के मारे, खौफ भी था मुझ में। और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैंने कहा मुझे मौलवी साहब 2 बोतलें चाहिए हैं। मैंने कहा मुझे 2 बोतलें चाहिए। अपने आप से ही सवाल कर रहा हूँ, भला वो बोतलें कौन सी? एक पीने के लिए और एक लगवाने के लिए। ठीक है, इतना मेरा बीपी भी ख़राब हो चुका, मैं इतना घबरा चुका था। और अभी देख लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पहले भी बोल के गया हूँ, अब भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ये सारी जो तब्दीली आई है एक 5 पढ़े इंसान की ज़िंदगी में, एक मैं भी दर्जी भी हूँ मैं, तो मज़दूरियाँ मैं करता था, यानी कि किसी प्लम्बर के साथ, कभी ये जो मिस्त्रियों के साथ, मिस्त्री भी नहीं, जो मज़दूर होते हैं उनके साथ मैं काम करने वाला बंदा हूँ। सिर्फ वो एक पोस्ट मेरे सामने आई कि जी रेहान अल्लाह वाला साहब के बेटे की शादी है। जब मैंने इनसे मिल लिया तो यकीन जाने मेरी ज़िंदगी सिर्फ मिलने से ही रोज़ ब रोज़ चेंज होती गई, बेहतरी आती गई। मैं आज कुछ, कल कुछ, और अभी इस वक्त तक आपके सामने हो। मैं वही जाहिद हूँ, वही राना जाहिद हूँ जो मज़दूरियाँ किया करता था, काम किया करता था। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और सबसे पहले जो जिस शख्सियत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे उस्ताद सर रेहान अल्लाह वाला साहब, जिन्होंने मुझे इस काबिल किया। बहुत तालियां ज़रा कि मैं आज बंदा 400 हो, 500 हो, 5 हो, 5000 हो, राना जाहिद तुर्की वाला को किसी से बात करते हुए अगर डर नहीं आता तो सर की वजह से। और डर क्या, पहले मुझसे बोला नहीं था जाता, और अब मुझे किसी बंदे को कह के आना पड़ता है कि यार मुझे रोक लें, थोड़ा सा इशारा कर दें कि टाइम ज़्यादा हो गया। तो अब मैं बात को कंप्लीट करता हूँ आखिर में, कि इन सब को सुना, देखा, फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद जो मुझे चीज़ नज़र आई, मैं सर रेहान अल्लाह वाला साहब का स्टूडेंट भी हूँ। इनकी फ़ेलोशिप में फिर मैं आया, इनसे मैंने सारा कुछ सीखा। लेकिन एक चीज़ का मुझे इनसे अक्सर गिला रहता है कि ये सारा कुछ इस एरिए के लिए कर रहे हैं, सिंध के लिए। मेरी इनसे गुजारिश है कि पंजाब के लिए भी कुछ करें। डिजिटल लिटरेसी का भी इन्होंने कोर्स बनाया, डिजिटल लिटरेसी स्कूल भी बनाए, सारा कुछ इधर के लिए कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लिए ये ज़रा नहीं कुछ काम कर रहे। तो मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इनसे दरख्वास्त भी है कि हमारे जो पंजाब के इलाका है उसके लिए भी कुछ किया जाए। खैर, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब जो हाज़िर हुए हैं इस प्रोग्राम में थर एम्पावरमेंट में, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको सर रेहान अल्लाह वाला साहब खुद इधर आके ये प्रोग्राम माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करके और इतना मौका दे रहे हैं आपको। और बिलखसूस हमारे दीन मोहम्मद दर साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आपके लिए ये सारा कुछ किया। ये भी बड़ी प्यारी शख्सियत के अमल है। जब ये बात करते हैं ना तो इस अंदाज में करते हैं कि बंदा अपनी बीवी से कहे अच्छा तू मेके हो है और मैं दीन की बात सुन लो। हाँ जी, तो ये भी इनकी एक कला है। तो ऐसे होता है कि ये हर बंदे का काम नहीं है। देखे ना मैं एक ही सांस में कितनी बातें कर जाता हूँ, और इनका अपना मखसूस अंदाज़ है और मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। और इन्होंने वेस्ट कोट ऐसे पहनी हुई है, हमारे इलाके में ऐसे नाज़म होते हैं, उन्होंने ऐसी पहनी होती है। सही। तो आपसे गुजारिश है कि सर का इधर होना, हमारा इधर होना। सर रेहान अल्लाह वाला साहब की सबसे बड़ी खसूसियत है, इन्हें हेड पुलिंग आती है। पूरी दुनिया में लेग पुलिंग की जाती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहीं भी चले जाएं हर बंदा लेग पुलिंग करने में लगा हुआ है। लेग पुलिंग का क्या मतलब, पंजाबी में कहते हैं लात खींचना, और उर्दू में कहें तो टांगें खींचने वाले होते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई ऊपर जाए। ये वाहद शख्सियत मुझे पाकिस्तान में नज़र आई है, पूरी दुनिया में
जो ये चाहती है कि पाकिस्तान का हर नौजवान आगे आए। राना जाहिद तुर्की वाला जो कि मज़दूरों में शुमार होता था और अड्डे पे जाके ऐसे ही खड़ा होता था, मेरे पास तस्वीरें हैं, अगर कोई चाहे देखना तो मैं दिखा सकता हूँ कि कोई इधर से आ जाए किसी तरह मेरी दिहाड़ी लग जाए और कोई इधर से आ जाए मेरी किसी तरह दिहाड़ी लग जाए। तो आज आप दोस्तों ने मेरे साथ सेल्फियाँ भी ली, बड़ी इज़्ज़त बख्शी। इस सारी बात का क्रेडिट सर रेहान अल्लाह वाला साहब को जाता है। आखिरी बात के साथ यही कि ये आए हैं, इनका इधर आना अल्लाह पाक मुबारक करे। आप इस चीज़ को कैश कीजिएगा, ये चीज़ सीखिएगा जो सारी चीज़ें हमने सीखी। मैं पिछले 6 माह से इनके साथ हूँ, इतनी तब्दीली आ चुकी है कि मेरे अपने, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल ये कहते हैं कि यार अब पहले उन्हें शक था कि यार बेटी हमने गलत जगह दे दी, लेकिन अब वो फ़ख्र करते हैं और साथ साथ दिखा रहे होते हैं ये जवात्र है हमारा, ये दमाद है हमारा है। तो अब वो मेरी कोई वीडियो, मेरी जोजा, मेरी बेगम मुझे बता रही थी कि हमारे अब्बू तो आपकी कोई वीडियो छोड़ते ही नहीं है, हैं? मैंने कहा वीडियो नहीं छोड़ते, को 2 साल पहले की बात करें तो वो मुझे नहीं थे छोड़ते, कहते थे मुझे नहीं छोड़ना ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी तब्दीलियाँ आई हैं, इस चीज़ को कैश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आपका काफ़ी टाइम लिया। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान।